किसान जब तक परेशान रहेगा, जब तक ये शासन रहेगा बीजेपी सरकार का, नरेंद्र मोदी का। अरे भैया बहुत समस्या आ रही, सुबह से लगे अब फ्री हो पाए हैं, बहुत बड़ी मुश्किल से एक टोकन। मैं ये कुछ वीडियो क्लिप आपको दिखा रहा हूँ। इसमें मैंने देखा कि किसान किस तरीके से अपनी समस्याओं के साथ निराकरण के लिए यहाँ वहाँ भाग रहे हैं। यह मामला तहसील उदयपुरा का है, जहाँ पर सैकड़ों की संख्या में किसान यूरिया डीएपी के लिए लाइन में लगे हुए हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। आप ये क्लिप देख रहे हैं, ये तहसील उदयपुरा की क्लिप है, जिसमें हम यहाँ पर मौजूद है और हमने ये वीडियो शूट किए, जिसमें किसानों की ये जो समस्याएं दिखाई दे रही हैं, ये भयावह समस्याएं हैं और किसान यहाँ से वहाँ भाग रहा है, किसी भी तरीके से अपना काम चला रहा है, अपना काम निकलना चाहिए, इस उद्देश्य से वह इतनी मेहनत कर रहा है। कुछ दिन पहले मैंने आपको किसानों की समस्याओं को लेकर ग्राउंड रिपोर्टिंग करी थी, जो मैंने आपको दिखाया था। उसमें मैंने बताया था कि किसान किस तरीके से अपने ट्रैक्टरों को लेकर 1 हफ्ते 2 हफ्ते से खड़े हुए हैं और अब ताकि उनकी जो मूंग है, उनकी जो फसल है, वो उचित दाम में और उचित समय पर बिक जाए। और क्योंकि उस मौसम का भी हाल बेहाल था और वो वीडियो हमने आपको दिखाया था। अभी करंट में हम आपको किसानों की समस्याओं को लेकर डीएपी और यूरिया की जो खाद बीज है उसको लेकर किसान जिस प्रकार से अपना निराकरण करना चाह रहे हैं, वो आप इस क्लिप में देख सकते हैं। इतनी भीड़ देख रहे होंगे, इधर सामने भी देख रहे होंगे, इनकी समस्याएं इतनी है कि गिनाई नहीं जा सकती। हम उनसे सीधी बातचीत करते हैं कि समस्या आखिर क्यों है और क्या है। आप किसान हैं? किसान में संदीप लोधी, उप सरपंच, किरगी पंचायत छिकरा से हूँ। क्या समस्या आ रही है और कितने दिन से आप इस प्रक्रिया से जूझ रहे हैं? भैया गुरुवार से जूझ रहे हैं, किसान पर्ची रख के हाथ में घूम रहा हूँ, मेरे शासन की कोई व्यवस्था नहीं है इसमें। फिर अभी ये जो जमावड़ा लगा हुआ है यहाँ पे, वो किस तरीके का है? आप पहले वहाँ थे वेयर हाउस में, फिर तहसील में आ गए, तो तहसील में कैसे क्या चल? वो इस तरीका खाद की समस्या 2 बोरी दे रहा है एक आधार कार्ड पे, और हम 32 एकड़ किसान है, कोई 30 को कोई 10 को, ये हिसाब से परेशान है। फिर सरकार से क्या मांग रखते हैं कि इस समस्या का हल होना चाहिए? हम तो किसान डीएपी की पूर्ति हो, यूरिया की पूर्ति हो, खाद की पूर्ति हो, बस समय से। अभी नहीं हो पा रही है? अभी नहीं हो पा रही, लग चुकी है, 1 महीने की हो गई, धान हो गई। और ये जो समस्या है कौन ने बेच दी है, कैसी बेची है? ये जो आप देख रहे हैं उस साइड को, कैमरामैन उस साइड दिखाएंगे, ये इतनी सारी समस्याएं लगी हुई है इनकी, किसी भी तरीके की क्यों ना हो। और किसान भाई साहब, किसान बहुत परेशान है इस चीज से, शासन प्रशासन कोई मदद नहीं कर रहा है किसान की, इसलिए परेशान है किसान। तो अभी किसानों का इतना बड़ा एक संगठन है, किसान खुद एक बहुत बड़ा समूह लेके चलता है, किसान आवाज क्यों नहीं उठाता? आवाज अब उठाएगा, आज से सक्षम हुआ है किसान इस परेशानी से। पहले ये मूंग तुलाई में लगे हुए थे, अब यहाँ पर खाद बीज के लिए आ गए और वो समस्या बनी हुई है अभी। किसान जब तक परेशान रहेगा, जब तक ये शासन रहेगा बीजेपी सरकार का, नरेंद्र मोदी का, जब तक परेशान रहेगा किसान। लाइन हर चीज की लगेगी, पैसा की लगेगी, टोकन ले उसकी लगेगी, यूरिया डीएपी ले, फिर टोकन के बाद फिर अपन को पर्ची लेना, फिर भी अभी कई प्रकार की केवाईसी भी करवा रहे हैं भूमि की, किसान परेशान हो रहा है। परेशान बीजेपी की बदौलत हो रहा है किसान परेशान, और बीजेपी जब तक रहेगी किसान परेशान रहेगा। ये जैसा कि हम आपको पहले बता रहे थे, ये इतनी सारी समस्याएं आप पूरा कैमरामैन घुमा के देखेंगे, ये लगी हुई है और इनका निराकरण कहीं भी हो नहीं पा रहा है। तो ये समस्याएं बराबर बनी भी हुई है। अब देखते हैं कि सरकार इनकी समस्याओं को हल करती है, सुनती है या नहीं। कितनी मशक्कत लगी है तुम्हें ये पर्ची लेने में? अरे भैया बहुत समस्या आ रही, सुबह से लगे अब फ्री हो पाए हैं, बहुत बड़ी मुश्किल से एक टोकन मिला है। क्या क्या चाहिए? यूरिया डीएपी, हम 2 बोरी डीएपी दे रहे हैं, 5 बोरी यूरिया दे रहे हैं। और परेशानी कितनी होगी? भारी परेशानी हो रही, सुबह से बड़ी मुश्किल से टोकन मिली है। खाना वाना नाश्ता वास्ता कुछ नहीं हुआ, लाइन नहीं लगे? लाइन लगे हैं, 2 बार लाइन में लग चुके, उधर भी लग चुके, इधर भी लाइन में, तो पसीना पसीना हो रहे हैं हम। मुझे आप भी किसान हैं, आप भी आए हैं यूरिया खाद ले रहे,
फिर अभी आप कैसे क्या करेंगे, परेशानी आप देख रहे हैं। 8 बजे। जी 8 बजे से आया है आप भी, तो कुछ नहीं मिल पाया। आप कहाँ से आए? चिकली। क्या लगता है इन समस्याओं का सुधार कैसे हो सकता है? बस होगा नहीं सकता, जहाँ से जहाँ बुला रहे, जहाँ से वहाँ बुला रहे हैं, लाइन लगाओ। ठीक है। कह रहा कि भाई साहब देखो, तो मैंने प्रार्थना भाई देखो मुँह आदमी मेरा मार बचेता है, लेकिन मेरे बचाने वाला दूसरों। सही बात है। तो हम कह रहे हैं कि हम उनको सामान तो अपन पहुंचा दें उनके पास, दिक्कत नहीं है, हम तो हैं, हम सब लेकर दिए उन्हें। कुछ दिन पहले जब मैं LLB के एग्जाम दे रहा था, उस टाइम पे जब मुझे ये बाबा जी दूसरे प्रतीक्षालय भवन में मिले थे और मैंने इनकी स्थिति को जाना था, समझा था और संभव मदद करने का प्रयास किया था। अब जब स्थितियां बढ़ती गई और ये जो कंडीशन है वो बढ़ती गई, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनको ऐसी जगह किया जाए जहां पर वो सुकून से रह सकें। मैं सुबह से घर से निकला था, बरसात हो रही थी और भीगता हुआ आया, और ये क्योंकि काफी दूर पड़ता है मेरे घर से, और मेरे दो साथी आए हैं, एक प्रीतम महोबिया जी और लक्ष्मी नारायण कहार, उन्होंने मेरी हेल्प करी और हम लोग 2 गाड़ियों से यहाँ इसलिए आए थे कि बाबा जी को टीम पहल बरेली में जो NGO है वहां पर छोड़ सकें। मैंने उनसे पहले बात कर ली थी कि हम एक जो व्यक्ति हैं, बुजुर्ग हैं, उनको लेके आ रहे हैं, तो क्या कोई दिक्कत है, कोई कंडीशन है? तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे कह दिया था कि आप लेके आइए उनको, हम उनकी मदद करेंगे जितनी संभव हो सकती है। वहां पर रहना, खाना, उठना बैठना, ओढ़ना बिछाना सब फ्री रहता है। तो इसी उद्देश्य से हम भीगते हुए पूरे अभी भी गीले हैं और आए थे, और जब हम बाबा जी से यहाँ आके मिले तो उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि मैं वहां नहीं जा सकता हूं। अब वो कंडीशन जो भी रही हो, लेकिन एक जो भाव था हमारे अंदर, एक जो ऐंठन बनी हुई थी कि हम उनकी मदद क्यों नहीं कर पाए, लेकिन हम उनकी मदद कर पा रहे हैं। संभव यह है कि वो खुद मदद लेना नहीं चाहते हैं। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि ये इस साइड बटेरा पड़ता है और इस साइड बमौरी पड़ती है। जब भी आप यहाँ कहीं से आते जाते हैं, ये जो इतना वेयर हाउस बना हुआ है, आप कुछ ना कुछ उनको खाने के लिए जरूर लेके आए। हम थोड़ी सी उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे कि वो क्यों नहीं जाना चाहते, क्या कंडीशन है। हम तो आपको लेने के लिए आए थे पर आप जाना नहीं चाहते, तो आप क्या कहेंगे? फिर आप यहाँ से ठीक ठाक रह रहे हैं क्या? हाँ बढ़िया है। और का फिर खाने वाने का कैसा क्या रहेगा? खाना का बच ये भाई आ गया तो पाला, वरना बस सेवा रामचंद्र की जय। पर हम आप तो अच्छी जगह छोड़ना चाहते हैं, फिर क्यों नहीं जा रहे आप? नहीं भाई साहब हम नहीं जाए, हमारी किस्मत में सुख नहीं है। हाँ चलिए, तो ये सुकून था इनका बाबा जी का, लेकिन वो जाना नहीं चाहते। अब ये देखते हैं कैसा क्या है। सीमा पर जवान और देश के अंदर किसान अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका, भूमिकाओं को निभाने के लिए किसान में जो एक जज्बा है, एक अर्थव्यवस्था को कायम करने के एक जो जज्बा है, वो इस रोडों पर दिखाई देगा आपको। मैं इस समय खड़ा हूं उदयपुरा तहसील में, और उदयपुरा तहसील में हम जानने की बराबर कोशिश करेंगे कि किसानों की मुख्य समस्याओं का निराकरण क्यों नहीं हो पा रहा है। हम लिया जाए आ जाओ।
समस्याओं इन किसानों की समस्याओं का निराकरण करना चाहें तो किस तरीके से सरकार कर सकती है, स्थानीय अधिकारी वो कर सकते हैं? वो तो समय बढ़ा सकते हैं, अवधि बढ़ा सकते हैं, जैसे अपने अभी कितना समय है? अभी कल तक का तो है 26 तक का। नहीं, वो टाइमिंग कितने बजे से कितने बजे तक दिया हुआ है? समय सुबह 10:30 से 8 बजे तक। उसमें लिखा हुआ है 8 पट्टी में 8 बजे से, पट्टी में 8 बजे से लिखा हुआ है, लेकिन 11 से स्टार्ट हो रही है। तो आपने इस चीज की आवाज नहीं उठाई कि ये जो यहाँ आए तो कोई पहले कोई नहीं आया कभी? आते हैं तो 11 बजे आते हैं वो, तो क्या बोले कितने बजे आए? और ज्यादा बोलेंगे भगा उठ देंगे, कहाँ तोलेंगे भैया, ये तो मुश्किल से मिल रहा है, मुश्किल से स्लाइड बुक हुआ है। अभी सुबह से खाना नहीं आया है, पानी पी के परेशान है, ना तो यहाँ नाश्ता है ना चाहिए साली। आप बताओ क्या करें? समस्याएं सरकार नहीं सुनती है, तब किसानों का क्या? कुछ नहीं, सरकार ने आश्वासन दे दिया और स्लाइड नहीं खोल रहे। स्लाइड का सिस्टम चल दिया है भाई साहब, ये चल दिया है। आज ये कंडीशन है कि यहाँ पे 100 ट्रैक्टर लाइन में लगे हुए, 8-8 दिन का किसान पड़ा हुआ है यहाँ पे, उसकी मूंग नहीं तुल पा रही है। उसने स्लाइड बुक करके रखे हैं, तो उसके स्लाइड की कंडीशन ये है कि डेट ही निकल गई उसकी। अब भले ही कितने ही किसान हमसे बात करने के लिए तैयार हो पा रहे हैं, लेकिन इनकी मेन मुद्दा है या समस्याएं हैं जो मुख्य रूप से उनको बताना एक पत्रकारिता की गरिमा होती है। अब हमारे बीच और भी किसान मौजूद हैं, जो कि मैं बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, वहां से एक बार कैमरामैन दिखाने की कोशिश करेंगे। अब वो लाइन दिखाई नहीं दे रही है कि कहां तक है, लेकिन एक किसान यहाँ पर मौजूद है, वो अपनी मुख्य रूप से समस्याओं को लेकर बैठे हुए हैं। आप कब से यहाँ पे हैं? परसों से है साहब। आपका स्लॉट बुकिंग कब हुआ था? 20 तारीख को। 20 तारीख में स्लॉट बुकिंग हो गया था। पहला स्लॉट है या दूसरा स्लॉट है? पहला स्लॉट है। यदि आपका ये मूंग तुलाई नहीं हो पाती है और स्लॉट भी आपके खत्म हो जाते हैं, फिर कैसा क्या रहेगा आपका? अब जा तो बता, स्लॉट बुक तोला थक नहीं तोला फिर जान पड़ा घर का जी। और यदि ऐसा नहीं हो पाया, आप घर ले गए अपनी मूंग को, फिर क्या करने वाले हैं? फिर का कारण कच्चू नहीं करे, फिर घरे रखे पड़वा है। क्या क्या मुख्य रूप से समस्याएं हो रही यहाँ पे आपका? अरे बहुत ही समस्या भाई, ये का कारण यहाँ 3 रोज 4 रोज हो गए, डरे हैं और लेन में लगे। अब 50 ट्राली पीछे हैंगे हम। क्या लगता है आपकी ये जो मूंग है उसकी तुलाई हो सकती है कि नहीं हो सकती है? तुलाई का कोई आसान नहीं दिखा रहा हमें, तब 2 रोज 3 रोज भीतर पहुंच जा हम बेरा उसमें जी। अब क्या कर सका, तब पानी गिर रहा को मूंग पानी बैठ गया तो क्या कारण फिर वो मूंग खराब हो गई, बाहर करवा देते हैं। और माल पता चलता है कहीं फेल कर दिया तो बोलेंगे ग्रेडिंग करवे जाओ, तो अभी आप 5 दिन के बाद हम अंदर जाएंगे, उसके बाद बाहर निकल के फिर ग्रेडिंग करवा माल जाएंगे, फिर लाइन लगेंगे, अलग से फिर लाइन में लगना पड़ेगा। लाइन में लगेंगे, नहीं तो फिर वो हो सकता है बाई चांस बोलेंगे डायरेक्ट ले आओ, बस टाइम की जो कंडीशन होगी वो ऐसे आपसे बात करेंगे। वो और किराए को ट्रैक्टर रखे, बहुत ज्यादा पैसा मांग रहा, क्या कर रहे हैं हम? अब जी सुविधा का जमीन नहीं रही हमें। अभी मुख्य रूप से आप सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं कि इन समस्याओं का निराकरण होना चाहिए? जाको न कोई देख ही नहीं रहा जाए, और देख रहे हैं तो कोई सुनवाई नहीं है जी। सरकार इसमें और जो वेयर हाउसों की व्यवस्था कर सके तो वो किसान के लिए बहुत बेटर होगा। वेयर हाउस की तादाद बढ़ा देनी चाहिए। और तुलाई का टाइमिंग बढ़ा देनी चाहिए, जैसे सुबह 8 बजे से स्टार्ट हो जाए, रात में 10 बजे तक चल जाए, तो किसान उसमें ज्यादा से ज्यादा फ्री हो जाएगा। अभी पता चलता है 8 का टाइम दिया, लेकिन हो रहा है 11 बजे से स्टार्ट। ये कौन सा सिस्टम है? स्लाइडर बंद होगा और स्लाइड बंद है। अभी अपना 26 का लास्ट है, अब 26 में नहीं तुला, अभी देखते हैं कल क्या करेंगे, नहीं तुला तो। मुख्य रूप से ये जो स्लाइड का टाइम है कि आपने इस दिन स्लाइड बुकिंग किया है, इस दिन तक चलेगा, क्या वो नियम यहाँ पर फॉलो किया जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं? नहीं, अभी तो उसी हिसाब से चल रहा है, मतलब भाई 26 तक तुम आओ। अभी आज क्या करते हैं, अब 26 के बाद कल 26 हो गया, अब 26 के बाद हमारा तोलते हैं या हमको वापस जाना पड़ेगा, अब ये चीज वो बताएंगे ना। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि किसानों की जो समस्याएं हैं वो सॉल्व ना होने वाली हैं। हमने विभिन्न किसानों से बातचीत करी और उनकी समस्याएं जानने की कोशिश करी, हमने कैमरे में कैद किया, और यहाँ तक आप देख रहे हैं कि वहाँ तक मुझे कोई निश्चित समय सीमा इसकी दिखाई नहीं दे रही है कि किसानों का ट्रैक्टर कहाँ तक लगा हुआ है, और अपने भाड़े से लेकर किसान ट्रैक्टर लेके आए हैं उनकी मूंग तुलवाने के लिए, लेकिन इन समस्याओं को सरकार पूरी तरीके से नजरअंदाज कर रही है। इनकी समस्याओं का निराकरण होना अति आवश्यक है। चलिए, जैसे तैसे करके हम किसानों को एकत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी समस्याएं बताएं। हमारे साथ एक किसान मौजूद हैं जो इसमें क्या क्या समस्याएं हो रही, क्या दिक्कतें हो रही, उनका वो विस्तृत विवरण बताएंगे। आप एक किसान है, आपका ट्रैक्टर लगा हुआ है क्या यहाँ पे? पीछे, सबसे पीछे लगा हुआ है, ना वहाँ पानी की व्यवस्था, पानी पीने को आते हैं तो गाड़ी लेके आना पड़ती है दूसरे की मांग के। तो आप कब के आए हैं यहाँ? मैं यहाँ आज 3रा दिन है मेरे को। स्लॉट बुक कब किया था आपने? मैंने ये अपना 22 में
22 में किया था और इसकी डेट कब खत्म होने वाली? 26 कल खत्म है। फिर आप आगे क्या करेंगे? आप ट्रैक्टर वापस ले जाएंगे क्या? तो मजबूरी है, ले जाना पड़ेगा ना, यहाँ तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। आज तो लग ही नहीं रहा, 2 दिन नहीं लग रहा ऑप्शन की यहाँ तुलाई हो गई। 3 दिन तक मेरे को ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ तुलाई होगी। एक दिन में कितने ट्रैक्टरों की तुलाई हो पा रही है? अभी तो बस 20 आखिरी मान लो आप। पर मैंने कुछ किसानों से यहाँ बातचीत की है, 3 बजे के बाद एक ट्रैक्टर की हाँ, तुलाई। आज तो 3 मतलब 3 अंदर गए हैं, बस 3 गए ना अंदर, बिल्कुल 3 गए आज। कभी 3 कभी और अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। किसानों में भी एकता दिखाई नहीं देती है, और क्योंकि किसान में एकता, बहुत बड़ी किसान है, इस पूरे भारत में किसान है, लेकिन उनमें एकता का कारण क्या है? क्यों नहीं हो पा रही एकता? कि वो अपना खुद का देखते हैं ना। अभी यहाँ जो गेट पे आ गए उनको ये लग रहा है मैं तो भाई लग गया ठिकाना, मैं फ्री हो गया। अभी अब दूसरे वो खुद का देखेगा। आपका कौन सा स्लॉट था? मतलब आपने पहला स्लॉट बुकिंग किया था या फिर दूसरा हो गया? ये मेरा पहला है। हाँ, दूसरा अभी उसमें धान लगा रहे थे ना, उससे फ्री होंगे जब तो लेके आएंगे। इसमें पता चला डेट लास्ट है तो क्या कर लेंगे। तो अभी और क्या प्रतिक्रिया रहेगी किसानों की? क्या वो इसको सही तरीके से हल करने वाले हैं? अब मेरे को तो यहाँ कोई ऐसा लग नहीं रहा कुछ हल हो रहा है। हाँ, मतलब किसानों में एकता नहीं है, ये सबसे हाँ, बड़ी बात। सबसे बड़ी बात ये है किसानों में तो एकता है ही नहीं, और यहाँ से कोई व्यवस्था हो नहीं रही प्रॉपर की कोई व्यवस्था होगी। 3 केंद्र हैं पूरी सरबा में, 3 केंद्र हैं यहाँ पे पहला उदयपुरा विधानसभा में, उदयपुरा इधर आओ थोड़ा सा, उदयपुरा विधानसभा में 3 केंद्र हैं, टोटल 3 केंद्र हैं। और क्या चाहते हो आप? 6 केंद्र, बदान 9 केंद्र रहते, जदान 3 केंद्र रहता है। कैसे हो जाए ये जो इसका उतार चढ़ाव है, ये किया किसने? ये शासन ही कर माने हम तो, और क्या माने। तो हमको ये लग रहा है शासन ने किया। इसमें कम से कम इसमें 9 से 10 केंद्र होना थे, तो 3 में काम 3 से काम चला रहे हैं। तो कैसे? अभी कुछ दिन पहले मंत्री जी भी आए थे, उन्होंने फटकार लगाई थी काफी, तो उस पे आप क्या फटकार लगाए थे उनने? तो उनने किसानों के लिए क्या बोला था कि मतलब हम जल्दी तुलवा देंगे, ऐसा कुछ नहीं बोला उनने। बस उनको जो भी बोलना था उनसे बोल के चले गए वो, ऐसा कुछ मैटर ही नहीं है। हाँ, केंद्र बढ़ाएं तो लगेगा किसानों के लिए कुछ किया है। तो टाइमिंग बढ़ाएं तोलने की, जो तोल की टाइमिंग है ना उसको बढ़ा दें तो लगेगा कि काम हो रहा है। नहीं तो बस ये पानी में भीग रहे हैं किसान, खड़ा है। केंद्र बढ़ा दें, धर्म कांटे तो लाई कर दे नहीं। हाँ, धर्म कांटा चालू कर। ये जो बड़ा वाला लगा हुआ है इस पे, हाँ, ये कर दे तो इससे बेस्ट कुछ नहीं है किसान के लिए। सबसे मध्य अच्छा प्रदेश में व्यापक रूप से किसान आंदोलन की शुरुआत कहीं ना कहीं हुई है, और किसान अपनी समस्याओं को लेकर आंदोलन भी कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। लेकिन मैं इस समय जहां मौजूद हूँ वो है उदयपुरा, तहसील उदयपुरा का, विकासखंड उदयपुरा का ऐसा एरिया है जहां पर किसानों की एक साइड लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर दूर लाइन लगी हुई है अपने ट्रैक्टरों के साथ। और उनकी मूलभूत समस्या यह है कि उनकी जो मूंग की तुलाई है, उनकी जो मूंग की बिकाई है वो व्यवस्थित तरीके से हो जाए, लेकिन इनकी कहीं ना कहीं समस्याओं का निराकरण नहीं हो पा रहा है। अब ये निराकरण क्योंकि आम तौर पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया जाता है या स्थानीय अधिकारियों द्वारा किया जाता है, लेकिन इन समस्याओं का निराकरण होने के साथ साथ किसान में एकता बहुत जरूरी है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि किसानों में क्या क्या समस्याएं आ रही, क्या दिक्कत आ रही है। आप किसान है? अपन नहीं भैया वे बताए। आप किसान है क्या? आप भी नहीं? हम किसान। आपसे बात हो गई थी, आप किसान है क्या? आप ट्रैक्टर लेके आए अपना? आप भी नहीं आए? यहाँ पे मैं, जैसा कि मैंने पहले बताया था, भले ही कोई ट्रैक्टर लेके आया हो या ना लेके आया हो, लेकिन किसानों में एक जो एकता दिखाई देती है, हम विभिन्न प्रकार के संगठनों की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, वो एकता किसानों में दिखाई कहीं भी नहीं देती है। थोड़ा बहुत प्रदर्शन कर लिया, धरना प्रदर्शन हो गया, किसानों की समस्याओं का किसी ने आकर आश्वासन दे दिया, सोल्व हो गया। लेकिन ये एक जो क्षेत्र है जिसमें मैंने अभी किसी किसानों से बगैर कैमरा बात करी थी, उसमें उन्होंने बताया कि दिन में सिर्फ 1 या 2 ट्रैक्टर वो निकाल पा रहे हैं। तब आप अंदाजा लगा सकते हैं इस चीज का कि ये जो लगभग 200-300 ट्रैक्टर दोनों साइड खड़े हुए हैं, वो 2-4 दिन में कैसा इनका निराकरण। मैं इस समय किसानों की समस्याओं को अपने कैमरे में कैद करने के लिए आया था, और मैं इस समय मौजूद हूँ उदयपुरा और चंदली के बीच में जो वेयर हाउस पड़ता है उसमें मौजूद हूँ। मैंने अंदर जाके भी इस चीज का निरीक्षण किया कि किस प्रकार से किसानों की समस्या का निराकरण किया जा रहा है। लेकिन मैं यहाँ किसानों से जब बात करने के लिए आया, मैं उनसे बातचीत करना चाहता हूँ, और मैं अकेला, आप देख रहे हैं, मैं अकेला आपसे बातचीत कर रहा हूँ, क्योंकि किसानों में ये एकता नहीं है और वो खुद अपनी समस्याओं का निराकरण करना नहीं चाहते हैं। फिर सरकार को दोष देते हैं कि सरकार उनकी समस्याएं सुन नहीं रही है। जब तक उनकी समस्याएं उनको दिखाई नहीं देंगी, और हमने बहुत से किसानों से बातचीत करने की कोशिश करी, और जिसमें वो किसान, आप बातचीत करना चाहेंगे? आप किसान हैं? किसान तो हूँ, लेकिन मैं बच्चे नहीं। ठीक है, फिर भी आपको समस्या तो पता होगी किसानों की क्या क्या होती क्या नहीं है। कैसी समस्या चल रही है? अब कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं, सब ठीक ठाक चल रहा है। ठीक ठाक चल रहा होगा। तो किसान यही बताएं लोगों में, तब भैया ठीक है, आओ हम
सलाड की समस्या। कैसी स्लाइड बुकिंग होती है? इसमें हम 2 बार स्लाइड बुकिंग कर सकते हैं और तीसरी बार बुकिंग नहीं कर सकते हैं। इसके बीच में यदि टाइम निकल जाता है तो कैसे क्या करते हैं? 22 से 26 स्लाइड हमारी बुक है और 26 कल 26 है और 3 दिन से हम लाइन में खड़े हैं इधर। ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि आपकी नहीं बल्कि सभी किसानों की है। तो इन समस्याओं को सरकार क्यों नहीं सुन रही? क्या कारण रहा है? किसानों में एकता तो नहीं है। वही तो स्लाइड नहीं खोल रहे, किसी को इधर से उधर चेंज करवाना, किसी को उस वेयर हाउस से इस वेयर हाउस। आप कब से लगे हुए हैं यहाँ पे? हमें 3 दिन हो गए, आज चौथा दिन है। अच्छा, इसके बाद आप यदि आपके जो बुकिंग का टाइम है वो निकल जाता है तब आप यहाँ से फिर चले जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे? अब फिर कहाँ जाएंगे? अब वो साट नहीं खोलेगी तो घर ले जाएंगे। सीमा पर जवान और देश के अंदर किसान अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन इन भूमिकाओं को निभाने के लिए किसान में जो एक जज्बा है, एक अर्थव्यवस्था को कायम करने के एक जो जज्बा है, वो इस रोडों पर दिखाई देगा आपको। मैं इस समय खड़ा हूँ उदयपुरा तहसील में, और उदयपुरा तहसील में हम जानने की बराबर कोशिश करेंगे कि किसानों की मुख्य समस्याओं का निराकरण क्यों नहीं हो पा रहा है। हम भी जाए आ जाओ। समस्याओं इन किसानों की समस्याओं का निराकरण करना चाहें तो किस तरीके से सरकार कर सकती है? स्थानीय अधिकारियों वो कर सकते हैं। वो तो समय बढ़ा सकते हैं, अवधि बढ़ा सकते हैं, नेता बने। अभी कितना समय है? अभी कल तक का तो है 26 तक का। नहीं, वो टाइमिंग कितने बजे से कितने बजे तक दिया हुआ है? समय सुबह 10:30 से 8 बजे तक। उसमें लिखा हुआ है 8 पट्टी में 8 बजे से, पट्टी में 8 बजे से लिखा हुआ है, लेकिन 11 से स्टार्ट हो रही। तो आपने इस चीज की आवाज नहीं उठाई कि ये जो यहाँ आए तो कोई पहले कोई नहीं आया कभी? आते हैं तो 11 बजे आते हैं, तो क्या बोले? कितने बजे आए? और ज्यादा बोलेंगे भगा उड़ देंगे, कहाँ तोलेंगे भैया? ये तो मुश्किल से मिल रहा है, मुश्किल से स्लाइड बुक हुआ है। अभी सुबह से खाना नहीं आया है, पानी पी के परेशान है, ना तो यहाँ नाश्ता है ना चाहिए साली। आप बताओ क्या करें? समस्या है, सरकार नहीं सुनती है, तब किसानों का क्या? कुछ नहीं, सरकार ने आश्वासन दे दिया और स्लाइड नहीं खोल रहे। सलाड का सिस्टम चल दिया है भाई साहब, ये चल दिया है। आज ये कंडीशन है कि यहाँ पे 100 ट्रैक्टर लाइन में लगे हुए, 8-8 दिन का किसान पड़ा हुआ है यहाँ पे, उसकी मूंग नहीं तुल पा रही है। उसने सलाड बुक करके रखे हैं, तो उसके सलाड की कंडीशन ये है कि डेट ही निकल गई उसकी और अभी ठिकान नहीं लगा वो किसान। हम हर चीज से मैं मोता आ जाऊंगा जी हाँ भाई साहब। यहाँ पे एक जो बाबा जी हैं यहाँ पे रहते हैं, और इनके लिए जब भी हम यहाँ से आते जाते हैं तो खाने पीने के लिए कुछ ना कुछ लेके आते हैं। पार्टी के जो यहाँ पर लोगो लिखे गए हैं, फूल बनाए गए हैं। एक सवाल मेरा ये भी रहेगा कि इन बाबा जी की उन्होंने कितनी मदद की है। मैं ये सामान रायसेन से लेके आया हूँ। जब भी आप रायसेन जाओ, रायसेन बटेरा और कुंडाली बमौरी के बीच में एक बाबा जी बैठते हैं वहाँ पे, आपने देखा होगा कभी, एक वेयर हाउस बना हुआ है वहाँ पे। तो जब भी आप जो हैं उनके लिए खाने के लिए कुछ ना कुछ 10-5 रुपए का लेके जाएंगे, आप वादा करते हैं। जब भी आप रायसेन जाएंगे याद से बिल्कुल। कल मैं रायसेन से बटेरा की ओर आ रहा था, जो कि देह गांव से होते हुए कुंडाली बमौरी और बटेरा पड़ता है। कुंडाली बमौरी और बटेरा के बीच में एक वेयर हाउस बना हुआ है, जहां पर एक ब्लाइंड बाबा जी रहते हैं, जिनकी उम्र लगभग 60 वर्ष से ऊपर होगी। और क्योंकि मैं उनसे पहली बार नहीं मिला हूँ, बहुत पहले भी मिल चुका हूँ। जब मैं उनसे पहली बार मिला था तो मैंने सारी स्थिति उनकी जानी थी, समझी थी। और एक किसी का भी मन व्यथित हो जाए ऐसी घटना देखकर, ऐसी नज़ारा देखकर, तब मैंने वहाँ पर बाबा जी की स्थिति देखी थी पहली बार। मैं एक लॉ का स्टूडेंट था, और जब मैं 3 वर्ष के दौरान मैंने
अपनी LLB में अपने कोर्स को कंप्लीट किया, तब ये अभी महज 1 दिन पहले की बात है, जब मैं रायसेन से आ रहा था और बटेरा की ओर कुंडाली बमोरी से, जहाँ पर मेरा ऐसे व्यक्तियों से बहुत लगाव रहता है, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि प्रकृति ने हमें सलामत बनाया है, तो कुछ ऐसे व्यक्तियों की मदद करो, ऐसे लोगों को ढूंढो जो कि असहाय हैं और अपने खुद के लिए कुछ कर नहीं सकते हैं। तब मुझे उनकी कुछ टाइम तक सेवा करने का मौका मिला था और कुछ दिन पहले मैंने ये वीडियो भी डाला था, जिसको आप सभी ने देखा भी था। और कल जब मैं उनसे 2 दिन पहले की बात है, जब मैं रायसेन में LLB के पेपर दे रहा था, उस दौरान मैं अपने खुद के खाने के लिए पूरियां लेके आया था, जो कि 1 दिन पहले की थी, और उन पूरियों को मैंने बचा लिया था, क्योंकि मुझे पता था एक बाबा जी बैठते हैं तो उनको खाने की बड़ी आवश्यकता होती है। 4-4, 5-5 दिन, 2 से 3 दिन तक उनको खाना नहीं मिल पाता है। और ये सोचकर मैं उन पूरियों को बचा के लाया था और कुछ समोसे भी लेके आया था उनके लिए कि वो मुझे मिलेंगे तो मैं उनको दूंगा, क्योंकि मदद करने वाला कोई नहीं है उनका। और जब मैं कुंडाली से बटेरा की ओर पहुंच रहा था, तो जब मैं वेयर हाउस में जाके उनको देखा, उनको जहां पर एक प्रतीक्षालय बनी हुई थी वहां पे देखा, तो वहां पर मौजूद नहीं थे। मेरा मन दुखी हुआ कि बाबा जी आखिरकार कहाँ गए, क्योंकि इतनी उनमें शक्ति नहीं है कि वो सही से चल भी पाए। तब मैं उदास होकर वहां से निकला। तब मैंने देखा कि उनका जो स्थान है जहां पर रहते थे, 1 किलोमीटर दूर जाकर वो रोड पे बैठे हुए थे। मैंने तुरंत अपनी बाइक रोकी और उनको जाकर देखकर मैंने उनको खाना दिया और कुछ पैसे भी दिए, ताकि कोई धर्मात्मा आए और उनकी मदद करेगा। मदद की। मेरी बहुत बड़ी बात हो रही है। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं 2 दिन से भूखा हूँ, हाथ कप रहे थे, पैर कप रहे थे। एक लाठी लेकर वो वहां से निकले थे। तो उन्होंने बताया कि मैं रास्ते से आ रहा था तो मैं एक गड्ढे में गिर भी गया था, जिसमें मेरे पैर छुल गए, मेरे हाथ। मेरी आंखों में आंसू आ गए ये देखकर कि यार क्या ही स्थितियां हैं लोगों की हमारे देश में। क्यों उनके लिए व्यवस्थाएं तो की जाती हैं, लेकिन उनका लाभ उन तक क्यों नहीं मिल पाता। मैं जो उनके लिए पूरियां लेके आया था, तो उन्होंने जब वो मुझे वहां पर मिले तो उन्होंने कहा कि मैं 2 दिन से भूखा था, तो मैं इस आस में वहां से निकल के आ गया कि मुझे कोई थोड़ा बहुत समोसे ला कर देगा, मुझे थोड़ा बहुत कोई खाना ला कर देगा। और जो वहां रहते थे वहां से 5 किलोमीटर दूर था वो स्थान जहां पर उनको खाने के लिए कुछ मिल सकता था। और मैंने अपनी बाइक पे उनको उनके स्थान तक छोड़ा। और एक मेरा जो वीडियो बनाने का उद्देश्य है, जो पर्पस है, वो ये है कि जब भी आप कुंडाली बमोरी और बटेरा के बीच में जाते हैं, तब आप उनके लिए थोड़ा बहुत खाना, समोसे, कुछ भी जरूर लेकर जाएं, क्योंकि हम विभिन्न प्रकार के व्यंजन खाते हैं, स्वाद ले लेकर खाते हैं, लेकिन उनको 2-2 दिन तक खाना नहीं मिलता। ये कितनी बड़ी विडंबना है उनके लिए। और उन्होंने जब उनकी जो व्यथा सुनाई तो मैं अपने आंसू रोक नहीं पाया था। मुझे आपसे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे। आप खुद इतने समझदार हैं कि इस घटना को देखकर आप अपना फर्ज बखूबी निभाएंगे और जितना कुछ बन पड़ता है हम उनके लिए करेंगे। और मैं लोगों को फ़ोन लगा कर उनको बोल रहा हूं कि आप जब इस दौरान इस क्षेत्र में आते जाते हैं तो उनके लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए ज़रूर लेकर जाएं। इसी प्रकार से राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे संत श्री सुखदेव बाबा महाराज जी हैं। आज हमारे बीच में समस्त उपस्थित संगत प्रदेश के एवं राजस्थान के राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य के और सदस्य हैं श्री धन्नालाल जोड़वाल जी, प्रदेश के हमारे अध्यक्ष श्रीमानी माधव जी एवं राधा चंद्र बटोरिया जी, हमारे जो गोटीराम जी, मानी श्री कमलेश अध्यक्ष जी एवं हमारे हकम जी माशा जी
एवं समस्त उपस्थित साध संगतों, मातृशक्तियाँ, देवियाँ, जननियाँ, समस्त गुरुजी मंडल वालों के जो शिव कुमार जी हैं उनके अनुयायी शिष्य भक्त उपस्थित हुए हैं। हम धन्यवाद करते हैं। एवं ग्राम टिमरावन में कि संतों में कहा भी है वेद पुराण में कि जब जब हो धर्म की हानि तब तब वेद तब तब धर्म महापुरुष जन्म लेते हैं। नमस्कार। आज ये जो कार्यक्रम मां नर्मदा के तट पर टिमरावन की ग्राम पंचायत में हुआ है, शायद ही इस समाज में रविदास या कौम में हुआ होगा, लेकिन ये कार्यक्रम भव्य है और इस कार्यक्रम की रूपरेखा जो है पहले से चली आ रही थी, लेकिन ये कार्यक्रम सदियों तक याद रखा जाएगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका नाइक 24 में। हमने देखा है अनुसूचित जाति और जनजाति विभाग के विद्यार्थियों के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन इन योजनाओं का लाभ उन तक कितना मिल पा रहा है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं कि ये इस साइड एक संस्था बनी हुई है, बताने की कोशिश करेंगे। ये बाहरी है क्योंकि ये एक संस्था बनी हुई है, इसके पीछे एक संस्था बनी हुई है। ये बच्चों को यहाँ पर रुकने के लिए, पढ़ने के लिए, ताकि आगे चल के वो अपने देश का और भविष्य का अपना निर्माण कर सके, इस उद्देश्य से उनको इन संस्थाओं में पढ़ाया जाता है, एडमिशन किया जाता है। ये मामला जो अब मैं आपको बताने वाला हूँ, ये मामला सिलवानी तहसील के प्रतापगढ़ का है और ये एक जटिल मामला है, क्योंकि हमने देखा है कि अनुसूचित जाति और जनजाति विभाग के विद्यार्थियों के लिए इन योजनाओं को सुचारू रूप से संचालित करना सरकार का और जिला अधिकारियों का महत्वपूर्ण काम होता है। लेकिन प्रतापगढ़ में जो अनुसूचित जाति जनजाति विभाग के लिए जो छात्रावास, जो आश्रम स्थापित किए गए हैं, इन छात्रावासों का लाभ उन तक कितना पहुंच रहा है, महत्वपूर्ण बात है। लगभग 3 वर्ष हो चुके हैं, 3 वर्ष में एक दिन भी उस छात्रावास में एक विद्यार्थी का एडमिशन नहीं किया गया है। आखिर किसकी गलती है? क्या ये सरकार की और अधीक्षकों की मिलीभगत है? मिलीभगत के कारण विद्यार्थियों का भविष्य खराब किया जा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये प्रतापगढ़ के निवासी हैं, मूल निवासी हैं। प्रतापगढ़ से वो यहाँ एडमिशन करवाने के लिए आए हैं छात्रावास में, ताकि ये इनका भविष्य है वो सुनहरा सके, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। हम उनसे ही डायरेक्ट जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कारण क्या है और उनको इन संस्थाओं का लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा। क्या नाम है आपका? भैया राम एहरवार। कहाँ के हैं आप? ग्राम खमरिया खुर्द से। आप उदयपुरा किस वजह से आए हैं, क्या कारण है? हमारे क्षेत्र में छात्रावास हैं मगर बंद पड़ी हैं। कब से बंद पड़ी हैं? ये कोरोना के टाइम से बंद पड़ी हैं। लगभग 3 साल हो चुके। 3 साल हो चुके। 3 साल में आपने बच्चों को फिर कहाँ पढ़ाया था, क्या स्थितियाँ रही थी? वहीं प्रतापगढ़ कहीं सरकारी स्कूल में पढ़ाए, अभी आप यहाँ पर बच्चों का एडमिशन के लिए आए हैं? जी सर। प्रतापगढ़ कितना पड़ता है आपको उदयपुरा से यहाँ तक? उदयपुरा से प्रतापगढ़ 32 किलोमीटर। सिर्फ एक साइड का 32 किलोमीटर पड़ता है। तो क्या कारण रहा है जो वहाँ पर जो अधीक्षक हैं उन छात्रावासों को खोल नहीं पा रहे हैं? दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत खोल ही नहीं रहे वहाँ पर। क्या बोलते हैं? आपने कुछ कहा था उनसे? क्या हमने उन लोगों से कुछ नहीं कहा, मगर वो जो है 3 साल से वो बंद पड़ा है, तो वहाँ पर कोई एडमिशन लेने के लिए नहीं जाए बच्चों का करवाने। वहाँ के अधीक्षक का नाम पता है आपको, कौन है? हमको बिल्कुल नहीं है पता।
चालू रहती तो हम यहाँ पे उदयपुरा क्यों आते। और भी बच्चे होंगे वहाँ पे एडमिशन के लिए तरस रहे होंगे। और भी बच्चे हैं, वहाँ के बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। क्या नाम है आपका? राजेंद्र अहरवाल। क्या मामला है जो वहाँ से उदयपुरा आपको छात्रावास में एडमिशन के लिए आना पड़ रहा है? सर वहाँ पर मतलब वो हॉस्टल चालू नहीं है, वहाँ से इधर पढ़ने के लिए मैं आया हूँ। कौन सी क्लास में हो तुम? इस साल 10वीं क्लास में आ चुका हूँ। 10वीं क्लास में हो, और 10वीं का जो भविष्य का निर्माण होता है वो 10वीं क्लास से शुरू होता है, मैं सही बोल रहा हूँ ना? जी सर। तो आपके और भी साथी होंगे जो एडमिशन करवाना चाह रहे होंगे पर उनको भी एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। जी मेरे बहुत सारे साथी, कम से कम 10-12 साथी। अब सरकार तो ये कहती है कि क्या करोगे पढ़ लिख कर, भले ही वो ऊंचे ऊंचे जमले बोलेंगे कि हाँ हम विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं, देख रेख कर रहे हैं। मैं पढ़ लिख कर भविष्य बनाना चाहता हूँ, अपने माता पिता की सेवा करना चाहता हूँ। बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करता हूँ। हम महापुरुषों की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं बिना समय गवाए हुए मैं अपनी बात रखना पसंद करता हूँ, अच्छा लगता है मुझे। हम महापुरुषों के प्रत्येक त्योहार पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं और करते आ रहे हैं। शर्त यह है कि हम इन कार्यक्रमों में हमारे समाज के बीच जो लोग हैं, हमारे समाज के बीच जो महिला पुरुष हैं, जो बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, हम उसमें कितना इम्प्रूवमेंट ला पा रहे हैं, कितना बदलाव देखने को मिल पा रहा है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात होती है। और कहीं ना कहीं समाज में छोटे बड़े जो हमारे वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनके माध्यम से, विभिन्न प्रकार के आयोजनों के माध्यम से, सामाजिक न्याय के माध्यम से हम इन कार्यक्रमों को और समाज को न्याय दिलाने में सफल हो पाते हैं। हमने देखा है समाज में विभिन्न प्रकार के अन्याय अत्याचार होते हैं, लेकिन उन अन्याय अत्याचारों का किस तरीके से और किस हद तक निवारण हो पाता है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ उस मसीहा का जिसकी वजह से आज मैं इतना बोल पा रहा हूँ, जिन्होंने सिखाया कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तब हमारे समाज के प्रत्येक व्यक्ति से, प्रत्येक युवा साथी से हम ये आशा और इच्छा करते हैं कि वो भी इस मंच पे आके दहाड़े, समाज की आवाज बने, उस समाज की आवाज जो मूक बना हुआ है, चुप खड़ा हुआ है, उस समाज की आवाज बनेगा वो युवा। और हम किन्हीं माध्यमों से हमारा समाज है उसकी आवाज बनने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं संक्षिप्त में और अपनी बात कहूंगा। ये जो आप यहाँ पर बैनर लगा हुआ देख रहे हैं, ये यंगस्टर फोर्स ऑफ इंडिया का है। मतलब हम जैसे युवाओं का ग्रुप है, जो यहाँ तमाम युवा साथी बैठे हैं हमारे, जिन्होंने एक विशेष अभियान चलाकर बहुजन सामग्री वितरण का कार्यक्रम रखा हुआ है, जिसमें हमारे बहुजनों से संबंधित कैलेंडर हैं, पुस्तकें हैं, विभिन्न प्रकार के हम यहाँ पर कार्यक्रम कर रहे हैं। ये क्योंकि ये एक नवाचार है युवाओं के माध्यम से, इस नवाचार को हम अपने क्षेत्र में फैलाना चाहते हैं ताकि हमारा जो समाज मूक बना हुआ है वो मूक बना ना रहे। और मैं विशेष निवेदन के साथ ये कहना चाहूंगा कि समाज विभिन्न प्रकार के अन्याय अत्याचारों से जूझ रहा है, उसको भुगतना पड़ रहा है। इन अन्याय अत्याचारों का मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया गया तो समाज को गुलाम होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा साथियों। मैं एक बाबा साहब की जो कविता थी छोटी सी, जिस पर मैंने वीडियो बनाया था, जो काफी वायरल हुई थी, मैं चंद पंक्तियों से उसको खत्म करना चाहूंगा जी। कि बाबा तेरी कलम के बल पर हम राज करते हैं, तेरी दी हुई कुर्बानियों पर नाज करते हैं, बदलेगा वक्त और जमाना भी, जय भीम के नारे से आगाज करते हैं, जय भीम। बहुत धन्यवाद बड़े भैया। अभी नीचे हैं टेंट के नीचे, वो जाकर अपनी जिले की व्यवस्था देखेंगे और उसके बाद वहां से जो भी रक्तदान आपके जिले से जो करना चाहते हैं उसका नाम सहित बहन के पास ले जाएंगे और उसको इस छाने सब लोग लड़कियों भी ध्यान से सुनो। अभी जब बताते थे, अब गांव में कोई पूछेगा क्या हो तुम, कहाँ गई, क्या हुआ तुम्हारी नौकरी का। अभी मेरी मम्मी का फोन आया, क्या हुआ, कुछ भी नहीं। मैंने कहा मम्मी कुछ नहीं, बैठी
मित्रों की क्या मांग? हाँ, मांग तो ये कि स्थायी रोजगार दिया जाए हमें। कहाँ से आए हो? इंदौर से। इंदौर से। चलिए, तो क्या सरकार तक आवाज पहुंच पा रही है जनसेवा मित्रों की? सरकार तक पहुंचेगी और नहीं पहुंचेगी तो पहुंचाना याद है हमें। कैसे पहुंचाएंगे? हमें बहुत सारे सरकार ने हथकंडे सिखाए हैं और सरकार भी आजमाएंगे। अच्छा, मतलब जैसे सरकार ने हमारे साथ किया था वैसे ही हम उसके साथ करेंगे। बिल्कुल करेंगे। तो क्या क्या काम रहा था आपका जमीनी स्तर से? काम तो बहुत सारा कराया, पर सबसे बड़ा काम था लाडली बहना। हाँ, लाडली बहना को सफल भी करवाया, लाडली बहना कैलेंडर भी बंटवाए, सार्थक पर अटेंडेंस भी लगाया और सार्थक को कैलेंडर अपडेट भी करवाए। तो फिर भी लाडली बहना का ही फायदा मिला और जनसेवा मित्रों का ही फायदा मिला, जो डोर टू डोर गए, सर्वे किया और सर्वे के आधार बाद तक 120, 130, 135 सीटें आ रही थी। इस बार 163 सीट आई है, तो ये भी खुद भी जानते हैं कि सीटें कहाँ से आई है। फिर भी जनसेवा मित्रों की आवाज सुनाई क्यों नहीं दे रही उनको? उनको सुनाई दे रही है, लेकिन क्या करें, सरकार उन्हीं की है, वही थे वही बैठ गए वापस। कारण ये है कि वो बीजेपी है जी, यही है कारण? यही कारण है। अगर इसी जगह कांग्रेस सरकार रहती तो ये खुद हमारे समर्थन में होते हैं। राजस्थान का मामला जैसे उठ रहा है अभी, एक भाई वहाँ पे शहीद भी हो गया है। जी जी बिल्कुल। तो क्या राजस्थान जैसा माहौल मध्य प्रदेश में बनने वाला है? जी, उनको अभी हम अल्टीमेटम दिया है उनको हमने, अगर वो अल्टीमेटम पे खड़े नहीं उतरते तो बिल्कुल ऐसा माहौल बनेगा। विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री जनसेवा मित्रों का क्या रोल रहा था? हाँ, विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री जनसेवा मित्रों का यह रोल रहा था कि उन्होंने हमें टारगेट दिया था कि आपको इतने वोट दिलवाना है, इतने वोट दिलवाना है, उनके वोट दिलवाना है, तो वो काम हमने किया भी था और उसी का फायदा मिला इनको। अभी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तो क्या कैसा प्रतिक्रिया रहेगी जनसेवा मित्रों? अगर लोकसभा चुनाव में हमें वो हटा ही देते लोकसभा चुनाव के पहले, तो प्रतिक्रिया तो यही रहेगी कि हम खुद तो वोट नहीं देंगे, लेकिन हमारे रिश्तेदारों को, हमारे मिलने वालों को हम यही बोलेंगे कि अगर ये हमारे साथ कर सकती है तो ये आपके साथ भी कर सकती है, इसलिए हम इसको वोट देने से मना बोलेंगे। और अच्छा कर सकते हैं तो बुरा भी करना में आता है। मध्य प्रदेश का युवा मतदान करेगा कि नहीं करेगा? मतदान तो करेगा, लेकिन अगर हमारी मांगे सुनी नहीं जाती तो हम विपक्ष से मतदान करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जनसेवा मित्र जो आज जम्बूरी मैदान भोपाल में अपना आंदोलन कर रहे हैं, वो किस पर्पज से कर रहे हैं यहाँ पे? जी हाँ, मैं अमरीश जायसवाल। जो हमारा आंदोलन का मुख्य कारण यह है कि सरकार ने हमारे साथ छलावा किया। किस तरह का छलावा? सरकार ने जो भी हमसे वादा किया तो वह निभा नहीं रहे हैं। कैसा वादा किया? उन्होंने हमसे कहा कि आप मन लगा के कार्य कीजिए, आप मतदाता सर्वेक्षण कीजिए, आप लोगों को घर घर जा करके बुला करके लाइए, उनका फॉर्म भराइए, उनको मतदान कराइए, हम आपके भविष्य की चिंता करेंगे। कैसा भविष्य की हमारी चिंता हो रही है कि आज हम यहाँ सड़कों पे हैं, हमारे यहाँ हजारों को हजार हमारे साथी यहाँ पास खड़े हुए हैं, इसी तरह हमारे भविष्य की चिंता हो रही है। क्या यही हमारे भविष्य की चिंता है? हम मामा जी से और अपने वर्तमान मुख्यमंत्री जी से, मोहन यादव जी से यही आशा विश्वास चाहते हैं, और हमें लिखित अब चाहिए। विश्वास से काम नहीं चलेगा, हमें लिखित चाहिए कि हमें पंचायत स्तर पर 50% का हमें आरक्षण दिया जाए और हमें स्थायी किया जाए, स्थायी रोजगार दिया जाए। अब हमें आशा विश्वास नहीं चाहिए। यदि स्थायी नहीं किया जाता है तो क्या एक्शन रहेगा सीएम जयंत क्या रहेगा? आप हमारे पीछे इतनी सारी भीड़ देख रहे हैं, अंदाजा लगा लीजिए क्या होगा। फिर लोकसभा चुनाव सर पे है, ये युवा साथ देंगे क्या अगर आप हमारा साथ नहीं देंगे तो? इससे विशाल आंदोलन होने वाला है। मतलब बहुत विशाल आंदोलन होगा, आगे आप देखते जाइए क्या क्या होने वाला है। चलिए, कौन से जिले से आए हैं आप? जी, हम सीधी जिले से आए हैं, अमरीश जायसवाल। चलिए, नमस्कार, मैं इस समय मौजूद हूँ SC ST के वरिष्ठ जनों के साथ, जो कि एक नवीन सोच रखते हैं और समाज को एक नवाचार देने की कोशिश करते हैं। और मैं उनसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण की बात कही गई थी, या फिर जो फैसला सुनाया गया था, उस विषय में मैं उनसे सीधे बातचीत करना चाहता हूं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो फैसला सुनाया गया है वो आखिरकार SC ST के लिए सार्थक है या नहीं है। हमारे साथ अनुसूचित जाति विभाग के आरक्षण बचाओ समिति के अध्यक्ष मौजूद हैं मध्य प्रदेश लेवल के, और हम उनसे सीधी बातचीत करते हैं कि ये जो मामला है वो समाज में व्याप्त हो सकता है या नहीं हो सकता है। सर, ये जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा मामला दिया गया है वो अनुसूचित जाति और जनजाति विभाग के लिए कहां तक सार्थक सिद्ध हो पाता है, इसके विषय में हम आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया, निश्चित है कि कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी जी की सरकार, RSS और यहाँ के जो सामंतवादी लोग जैसा यहाँ पे चाहते थे, वैसा ही निर्णय माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया। रह जाती है बात सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद इस देश के अंदर
आज भी SC ST के लोगों के साथ अन्याय अत्याचार की घटना निरंतर जारी है। आज जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, कहीं ना कहीं उन जातियों को टारगेट करके, जो जातियां संवैधानिक अधिकारों के लिए, अपने हक अधिकारों के लिए जो लड़ती हैं, वो जातियों को टारगेट करके जो निर्णय दिया है, उसको आरक्षण की व्यवस्था से बाहर करने के लिए, उन लोगों को आरक्षण में जो क्रीमी लेयर की बात है कि क्रीमी लेयर लागू होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए, आरक्षण का वर्गीकरण होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं हमें। लेकिन मेरा इस निर्णय पे एक ही कहना है कि जब भारत के संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो हमें व्यवस्थाएं दी थी कि हम लोगों की जनसंख्या के अनुपात में हमें आरक्षण मिलना चाहिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और संविधान बेंच के सभी न्यायाधीश महोदय से मेरा विनम्र आग्रह है कि इस बात का पहले निर्णय कर लें कि क्या सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण लागू हुआ, क्या भारतीय सेनाओं जो तीनों हमारी सेना है, जल SC ST का जो हमारा समूह है पूरा एक है, और इस बात के लिए जोरदार तरीके से आने वाले समय में माननीय न्यायालय के सामने, माननीय हमारी जितनी भी प्रदेश और देश की सरकार है उनके सामने हमारे सारे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग अपनी आवाज को उठाएंगे, और जिसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील जो हैं, हमारे सांसद जो हैं, हमारे विधायक जो हैं, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो सब अपनी आवाज बुलंद करेंगे। इसी कड़ी में रायसेन जिले के अंदर हमारे जो बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिसमें रमन बामने जी, पहब चौधरी जी, दिनेश भाई, हल्के भैया मामा, मान सिंह चौधरी जी, बहुत सारे जो कार्यकर्ता हैं वो पूरी तरीके से सचेत हैं कि हम अपने समाज का बंटवारा नहीं होने देंगे, उसके लिए हमें जो भी कुर्बानी देना पड़ा हम देंगे। क्योंकि आप एक पार्टी से भी जुड़े हैं जो कि कांग्रेस नेशनल पार्टी है, और राहुल गांधी भी आरक्षण की बात करते हैं, जातिगत गणना की बात करते हैं, और ये पूरा संगठन है जिस तरीके से उन्होंने चलाया था अभी तक, उसमें भी अनुसूचित जाति और जनजाति विभाग के जो जितने भी हमारे समाज के लोग हैं उनके लिए विशेष आरक्षण की व्यवस्था को खत्म ना करने की बात कही गई थी। एक पार्टी स्तर से किस प्रकार की पहल चल रही है कि इस आरक्षण को खत्म होने से बचाया जा सकता है? देखिए, माननीय राहुल गांधी जी ने इस देश के अंदर एक बड़ा संदेश देने का काम किया है, और माननीय राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी इस देश के संविधान को सुरक्षित रखना चाहती है। उन लोगों से जो आज सत्ता में है, राहुल गांधी जी का जो स्पष्ट संदेश है कि जातिगत जनगणना होना चाहिए, लेकिन जातिगत के साथ भी आर्थिक जनगणना होना चाहिए कि इस देश के अंदर किसकी कितनी भागीदारी है, कौन जाति कितने वर्ग कितने संख्या में है, उनके पास आर्थिक संपदा की जो आर्थिक जनगणना भी होना चाहिए कि उनके पास देश की कितनी संपत्ति है। तो मैं कहता हूं कि राहुल जी ने कहीं ना कहीं ये संदेश देने का काम किया है कि जो SC ST OBC के लोग हैं उनके पास में कितनी संपदा है। इसके लिए मैं राहुल जी का धन्यवाद करता हूं। साथ ही आपका जो प्रश्न है कि राहुल जी ने जो संदेश दिया है, निश्चित है राहुल जी देश के सर्वोच्च पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उस परिवार के हैं जिस परिवार ने अपने परिवार के 2-2, 3-3 लोगों की इस देश की सुरक्षा, इस देश की सेवा के लिए कुर्बानी दी है। निश्चित है कि राहुल जी भी आज उसी रास्ते पे हैं और वो हमेशा हमारे अधिकारों का संरक्षण करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और राहुल गांधी जी ने जो संदेश देने का काम किया था, उसी से डर के ये निर्णय आया है कि यहाँ हमारे जातियों का वर्गीकरण कर दे। यहाँ यही संदेश जो राहुल जी का था, उसी से भयभीत होकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, मैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करता हूं। लेकिन मैं एक निवेदन भी करता हूं कि क्या सुप्रीम कोर्ट में हमें आरक्षण मिला? क्या हमें भारतीय सेना में आरक्षण मिला? क्या देश में आज भी 3
30 लाख भारत सरकार में SC ST की नौकरियां खाली उनको भरा मोदी सरकार ने 10 साल में। क्या मध्य प्रदेश सरकार में आज भी 2 लाख करीब हमारे SC ST के पद खाली हैं, उनको भरा? पहले इस पर निर्णय होना चाहिए था, इसके बाद वर्गीकरण और क्रीमी लेयर पर हमें माननीय सुप्रीम कोर्ट निर्णय देती तो अच्छा लगता। क्योंकि समाज में बहुत बड़ा काफिला है और आप एक वरिष्ठ समाज सेवी भी रहे हैं और समाज के लिए विभिन्न प्रकार के काम किए हैं। 21 अगस्त को भारत बंद की घोषणा की जा रही है। रायसेन जिले में किस प्रकार की योजना बनाई जा रही है कि भारत बंद का समर्थन किया जाए और आरक्षण को एक प्रकार से हम जो खत्म होने की कगार पे है उसको बचाया जा सकता है? आप इस पे क्या राय है? उनका समर्थन करता हूँ, लेकिन हम ये देखना चाह रहे हैं कि वास्तव में जो समर्थन हम लोग कर रहे हैं इसमें RSS के लोग तो नहीं है कि नहीं तो RSS के लोग ये मीटिंग प्रोपेगेंडा चला रहे हैं और हमारे लोग उसमें कुर्बान हो जाएं। मैं समाज को ये निवेदन भी करना चाहता हूँ समाज से कि इस पर ध्यान दें। हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं उसमें कि हमको 21 तारीख को उसमें समर्थन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हम संविधान के लिए अपना खून का कतरा बहाने के लिए तैयार है, लेकिन वास्तव में वो खून का कतरा हमारे लिए, समाज के लिए सही संदेश जाएगा कि नहीं जाएगा? यदि हमारी समाज को हमने झोंक दिया, निश्चित तौर से कोई घटना घट गई तो बड़ा दुर्भाग्य हो जाएगा उसमें। हम ये चाहते हैं वास्तव में संविधान, हम तो मान रहे हैं कि तैयार होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये भी तय करे उसमें कि किस वर्ग को कितना आरक्षण मिलना चाहिए। जैसे मान लो अभी कोई बोल रहा था, मैं मीडिया पे भी सुना कई जगह, उसमें ये तय कर दें वो लोग कि जैसे मान लो वो भी अपने SC का कोटा है, SC कोटा किसी जातियों को घटा रहा है कि वो जो आरक्षण बच रहा है जो हमारे वर्ग के पोस्ट उसमें आना चाहिए थी, वो पोस्ट वास्तव में आएंगे कि सामान्य वर्ग चली जाएंगे, ये भी तय होना चाहिए ना। सुप्रीम कोर्ट ये तय करे उसमें कि वास्तव में जो आरक्षण हम काट रहे हैं जिन लोगों का, उस वर्ग को आरक्षण मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि अन्य जातियों चला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट, देश के नरेंद्र मोदी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ये कराना चाहते हैं। हमारे समाज के साथ बहुत बड़ा आघात, भारत का संविधान खत्म करना चाहते हैं और संविधान को कतई हम खत्म नहीं होने देंगे। हमारी समाज का एक एक युवा, रायसेन जिले के एक युवा खून का कतरा बनाने के लिए तैयार है और 21 तारीख के लिए तैयार है। मान लीजिए एक अनुसूचित जाति विभाग का एक व्यक्ति है, वो कलेक्टर बन गया है और इसके बाद उसका जो पुत्र है वो उसको आरक्षण नहीं मिल पाएगा जो कि सुप्रीम कोर्ट ने तय किया हुआ है। अब क्योंकि विशेष इनके लिए धंधा नहीं है, कोई कार्य नहीं है, कोई व्यवसाय नहीं है कि वो कलेक्टर ही बनेगा, वो कुछ भी कर सकता है जैसा कि अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्ति करते हैं। तब आरक्षण खत्म हुआ है क्योंकि उनके लिए आरक्षण बचा नहीं है। फिर आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये देश की व्यवस्था, कई लोगों ने संघर्ष किया इस देश में और ऐसे भारत को आजाद कराने के लिए, और भारतीय संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने कई बलिदान देकर, अपने संतान का बलिदान देकर, अपनी पत्नी का बलिदान देकर, अपने परिवार का बलिदान देकर भारतीय संविधान का निर्माण किया था। और उन्होंने ऐसा निर्माण किया था कि इस देश में वन मैन वन वोट वन वैल्यू, एक आदमी और एक वोट और एक कीमत के अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने दिए थे। लेकिन आज भारतीय सरकार, अगर भारतीय जो सरकार है और बीजेपी की सरकार है, मैं उसकी खुल के ये बात कहना चाहता हूं कि आप उसका संशोधन क्यों करना चाहते हैं? भारतीय संविधान का आप भारतीय संविधान का संशोधन क्यों करना चाहते हैं? आपको क्या जरूरत है? देश गरीबी की पीड़ा से प्रताड़ित है, मजदूरी की। रायसेन जिले में आप अब वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं, तो फिर ये पूरा रायसेन जिले में 21 अगस्त को भारत बंद की घोषणा की जाती है, तब क्या प्रोपोगेंडा रहेगा पूरा अहिरवाड़ समाज संघ के या फिर अनुसूचित जनजाति विभाग का कि किस तरीके से भारत बंद किया जाए और आरक्षण को बचाया जाए? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मध्य प्रदेश में भी और केंद्र में भी, मतलब जी, इसलिए हमारी जो समाज है कमजोर निर्बल समाज है और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हम लोगों को दबाया जा रहा है, भारतीय संविधान का बदलाव किया जा रहा है। जो बाबा साहब ने जो स्वच्छ संविधान जो भारत छोड़ अन्य देशों ने भी बाबा साहब की विचारधारा को माना, आज बाबा साहब को अकेला भारत ही नहीं क्यों राष्ट्र उसे मानते हैं। और आज बीजेपी की सत्ता में हम लोगों के लाने एक लेबल लगा दिया है कि ये लोग कांग्रेसी हैं, इसलिए हम लोगों को चपेटे जा रहे हैं, हमारी समाज के ऊपर अन्याय और अत्याचार किए जा रहा है। इस भारतीय जनता पार्टी के शासन में हर जगह के, यहाँ की अकेली देवरी क्षेत्र की बात नहीं है, चूँकि पूरे मध्य प्रदेश छोड़ो पूरे भारत के अंदर हमारी समाज जो है बहुत भारी संख्या में है, लेकिन
हम लोगों को लाने इसलिए चपेटे जा रहा है कि ये लोग कांग्रेसी लोग एक लेबल लगा दिया गया है। हम इन लोगों भारतीय जनता पार्टी भी या अन्य दल जो भी हैं हम उन्हें भी स्वीकार करते, इसके बाद भी हम लोगों की सुनवाई नहीं होती। हर जगह अत्याचार हमारी कौम के ऊपर हो रहा है, हर जगह हमारी समाज का शोषण हो रहा है। इसलिए हम एक संदेश देना चाहते हैं, आप यदि कोई भी कदम उठा रहे तो हम लोगों निर्बल कमजोर ना समझें। यदि अत्याचार देश के अंदर बढ़ रहा है तो हम कहीं से कहीं तक पीछे नहीं हैं। हम ईंट से ईंट बजा देंगे और हमारे कभी भी शोषण या अत्याचार की हमारी कौम शिकार नहीं होगी। ये संदेश हम पूरी समाज को देना चाहते और इस देश के जो भी सामंतशाही उनके लाने संदेश देना चाहते हैं। कभी भी हमारी समाज निर्जोल कमजोर मत समझना, हमारे पास एकता एक संगठन हमारा मौजूद है मध्य प्रदेश के अंदर और भारत के अंदर। बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करता हूँ। हम महापुरुषों की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। मैं माफी चाहूंगा, मैं बिना समय गवाए हुए मैं अपनी बात रखना पसंद करता हूँ, अच्छा लगता है मुझे। हम महापुरुषों के प्रत्येक त्योहार पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं और करते आ रहे हैं। शर्त यह है कि हम इन कार्यक्रमों में हमारे समाज के बीच जो लोग हैं, हमारे समाज के बीच जो महिला पुरुष हैं, जो बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, हम उसमें कितना इम्प्रूवमेंट ला पा रहे हैं, कितना बदलाव देखने को मिल पा रहा है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात होती है। और कहीं ना कहीं समाज में छोटे बड़े जो हमारे वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनके माध्यम से विभिन्न प्रकार के आयोजनों के माध्यम से, सामाजिक न्याय के माध्यम से हम इन कार्यक्रमों को और समाज को न्याय दिलाने में सफल हो पाते हैं। हमने देखा है समाज में विभिन्न प्रकार के अन्याय अत्याचार होते हैं, लेकिन उन अन्याय अत्याचारों का किस तरीके से और किस हद तक निवारण हो पाता है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ उस मसीहा का जिसकी वजह से आज मैं इतना बोल पा रहा हूँ, जिन्होंने सिखाया कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तब हमारे समाज के प्रत्येक व्यक्ति से, प्रत्येक युवा साथी से हम ये आशा और इच्छा करते हैं कि वो भी इस मंच पे आके दहाड़े, समाज की आवाज बने। उस समाज की आवाज जो मूक बना हुआ है, चुप खड़ा हुआ है, उस समाज की आवाज बनेगा वो युवा। और हम किन्हीं माध्यमों से हमारा समाज है उसकी आवाज बनने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं संक्षिप्त में और अपनी बात कहूंगा। ये जो आप यहाँ पर बैनर लगा हुआ देख रहे हैं, ये यंगस्टर फोर्स ऑफ इंडिया का है। मतलब हम जैसे युवाओं का ग्रुप है, जो यहाँ तमाम युवा साथी बैठे हैं हमारे, जिन्होंने एक विशेष अभियान चलाकर बहुजन सामग्री वितरण का कार्यक्रम रखा हुआ है, जिसमें हमारे बहुजनों से संबंधित कैलेंडर हैं, पुस्तकें हैं, विभिन्न प्रकार के हम यहाँ पर कार्यक्रम कर रहे हैं। ये क्योंकि ये एक नवाचार है युवाओं के माध्यम से, इस नवाचार को हम अपने क्षेत्र में फैलाना चाहते हैं ताकि हमारा जो समाज मूक बना हुआ है वो मूक बना ना रहे। और मैं विशेष निवेदन के साथ ये कहना चाहूंगा कि समाज विभिन्न प्रकार के अन्याय अत्याचारों से जूझ रहा है, उसको भुगतना पड़ रहा है। इन अन्याय अत्याचारों का मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया गया तो समाज को गुलाम होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा साथियों। मैं एक बाबा साहब की जो कविता थी छोटी सी, जिस पर मैंने वीडियो बनाया था, जो काफी वायरल हुई थी, मैं चंद पंक्तियों से उसको खत्म करना चाहूंगा जी। कि बाबा तेरी कलम के बल पर हम राज करते हैं, तेरी दी हुई कुर्बानियों पर नाज करते हैं, बदलेगा वक्त और जमाना भी, जय भीम के नारे से आगाज करते हैं, जय भीम। बहुत धन्यवाद बड़े भैया। मनोवादी वे होते हैं जैसे अब है ये महाराज जी सूरज तीन ने बताती कि 10 हाथ बारे, 5 हाथ बारे, 10 मूल बारे, त्रिशूल बारे। वे कौन होते? वे मनुवादी संत। और ये जो संत है, इन्होंने सिर्फ विचारधारा रविदास जी की लेकर इस देवरी क्षेत्र नहीं, इनने केव जिले केव प्रदेश में एक अपनी छाप बनाई। और उनकी इच्छा थी, मंडला में पैदा हुआ है, उनकी इच्छा थी यहाँ भटक के केव जगह पे भी गए, लेकिन उनने अपनो शरीर कहाँ छोड़वा के यहाँ पे कैमरान में। और आज
वे गुरु जी है, कोटि कोटि नमन के आज भी अमर होकर इस जगह पर बैठे हैं। अभी जो पूर्व विधायक महोदय जी हैं सर, जो बीजेपी है वो स्पष्ट रूप से बोलती है कि ना कांग्रेस के पास नेता है ना नीति है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? कांग्रेस 1947 से कांग्रेस के पास हमेशा नेता रहे और आज सबसे बड़े नेता हैं और कांग्रेस की नीति थी, इसलिए आज बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान 1950 में कानून मंत्री के रूप में बना। इसलिए आज जीता जाता उदाहरण है, वो अपने अपने मर्यादाएं भूल चुके हैं। लेकिन आज बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान सिर्फ कांग्रेस की नीति के कारण वो कानून मंत्री बने उसके कारण था और आज भी वो नीति जिंदा है। कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो जारी किया है उसमें बीजेपी स्पष्ट रूप से मुस्लिम लीग की छाप बताती है, इस पर आप क्या कहेंगे? अगर 1947 में मैं आपसे निवेदन करूं, 1947 में अगर ये राम मंदिर और मस्जिद और हिंदू और मुसलमान का मुद्दा होता तो 500 साल पहले अयोध्या में भगवान राम का मंदिर और बाबरी मस्जिद बनी थी। 500 साल के बाद अगर 1947 में हिंदू और मुसलमान की बात होती, क्या ये देश आजाद होता? मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ, आप भी पूछ लेना। गज आप अगर ये बात जो आज चला है अगर 47 में था क्या इस देश से आप तो नहीं बोल रहा, आप तो लोग आपका तो, लेकिन ये समय समता के और संविधान के अनुरूप सभी चलना है। आज भारतीय जनता पार्टी गैर संवैधानिक रूप से हमारे मुख्यमंत्री सोरेन जो कि आदिवासी हैं उनको बंद कर रही है, हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री उनको बंद कर रही है। निश्चित है ये प्रजातंत्र को खत्म करना चाहते हैं, ये संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन दिन है तो रात है और रात है तो दिन है, तो जब फिर दिन आने वाला है। लगता है इस बार बीजेपी और कांग्रेस में क्या टक्कर है? बिल्कुल बराबर कांटे की टक्कर और देश में राहुल गांधी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। सर ईवीएम का जो मसला चल रहा है अभी, बिल्कुल सही बात है। ईवीएम का जो मसला है, ईवीएम की गड़बड़ी है, पूरे देश में ईवीएम की गड़बड़ी है। लेकिन हमारे माननीय दिग्विजय सिंह जी ने एक बहुत बड़ी बात की है। ईवीएम में 315 दिग्विजय सिंह जी नहीं, वहाँ के मतदाताओं ने, वहाँ के क्षेत्र के लोग हैं, ईवीएम में ज्यादा से ज्यादा 315 प्रत्याशी खड़े हो सकते हैं, इससे ज्यादा क्षमता ईवीएम की नहीं है। लेकिन राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 400 प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं, तो फिर उन्हें बैलेट पेपर से वहां राजगढ़ में चुनाव कराना होगा। अगर 400 प्रत्याशी खड़े हुए, ईवीएम चाहते हैं कि ईवीएम बंद हो पूरे देश में, पूरी दुनिया में कहीं ईवीएम नहीं है, भारत में क्यों चल रही है? ईवीएम निश्चित बंद होना चाहिए। मताधिकार का अधिकार है मतदाता हो, जब वो वोट डाल रहा है उसको डालने के बाद में उसके पास उससे पर्ची मिले, वो पर्ची अपने बॉक्स में डाले, तो निश्चित है वो संतोष होगा कि मेरी वोट कहाँ गई है। ईवीएम बंद होना चाहिए। तो बीजेपी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया है, वो कैसा लगता है आपको? कांग्रेस की नीति के अनुरूप है? उनका घोषणा पत्र तो पहले भी था भैया। मध्य प्रदेश उनने कही 2700 गेहूं बिकेगा, उनने कहा 3100 धान बिकेगी, उनने कही 450 में टंकी होगी, उनने कहा बहनों के लिए 3000 रुपए होंगे, उन्होंने कहा कि बिजली मुफ्त होगी, 5 आस पावर की मोटर मुफ्त होगी, उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ बिजली फ्री होगी। तो कहाँ, जब मध्य प्रदेश में पहला घोषणा पत्र पालन नहीं किया तो वो झूठ बोलते, झूठ का काम होगा। चलिए, आप सुन रहे थे पूर्व विधायक महोदय जी को जिन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि आखिरकार क्या है। नमस्कार, मैं मौजूद हूँ ग्राम पंचायत इटुआ में। इटुआ में हमारे बीच मौजूद हैं ग्राम पंचायत इटुआ के सरपंच महोदय और सचिव महोदय। हम उनसे जनसेवा मित्रों के बारे में बातचीत करने आए हैं। वो यशवंत कुमार श्रीवास्तव जी, ये जो ग्राम पंचायत जी, ये जो जनसेवा मित्र हैं, इन्होंने किस प्रकार का कार्य आपकी पंचायत में किया हुआ है? नहीं, बहुत अच्छा कार्य किया है। शासन की जो योजनाएं हैं और हितग्राही तक पहुंचाने में सेतु का कार्य किया है और बहुत अच्छा कार्य है इनका। हम लोगों को भी सहयोग करते हैं, हितग्राहियों को भी सहयोग करते हैं। बढ़ाने चाहिए। बहुत अच्छी योजना के मतलब आदमी हितग्राही को लाभ दिलाते हैं और बढ़िया इनकी बेरोजगारी हो जाएगी अगर नहीं बढ़ाएंगे तो। जी, इनके लिए अवधि बढ़ाने चाहिए मुख्यमंत्री जी को। जी।